हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में है। आप आशा करते हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है H2O का आणविक द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। H2O का आणविक द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे मोल कितने दिए हुए हैं, दो एटम हाइड्रोजन के दिए हैं, ऑक्सीजन के एक दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन के 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, एक ही। तो ऑक्सीजन का 16 होता है। तो दोनों का जब हम कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 AU। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा दिया हुआ है CO2। तो CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। प्लस होता है ऑक्सीजन का 16। गुणे में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, 2 दिए हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44 AMU। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा तीसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तीसरा, कि CH4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो CH4 कार्बन का 12 AMU प्लस 4 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं। तो 4 इंटू 1 बराबर 16 AMU इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 का 4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विभिन्न तत्व जितने मतलब सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 में जितने भी मोल दिए हुए हैं उनके हमको क्या ज्ञात करना है, उनकी हमको द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन करना है। तो Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान सबसे पहले तो हम सोडियम का सबसे पहले Na2SO4 का हमको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल और सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4 दिए हुए हैं। तो तीनों का जब हम परिकलन करेंगे, तीनों का ही जब हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 142 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत बटे में Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। तो सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत 46, क्योंकि Na के 2 मोल है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और 2 है तो 46 हो जाएगा। तो 46 अपॉन 142 इंटू 100। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 32.39% आएगा। अब हम सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे। तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत बटे Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। तो जब हम सल्फर का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होता है 32 अपॉन में Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान था ये 142 आ जाएगा और इंटू 100 जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 22.53% आएगा। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 45.07। तो सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत क्रमशः कितने हो जाएंगे 32.39%
22.54% और तथा 40.45.07% है। और ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आयरन के उस ऑक्साइड का मोलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन दिया हुआ है और ये यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। अब हमको इनका मास ज्ञात होना चाहिए, एटॉमिक मास ज्ञात होना चाहिए, फिर इसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान परिकलन, परमाणु द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे और इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं कि आयरन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 69.9 दिया हुआ है और परमाणु द्रव्यमान आयरन का 56 होता है। और जब हम इसका परमाणु द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो 1.248, तो समथिंग इसका 1 आ जाएगा अनुपात में। और ऑक्सीजन का इसी प्रकार, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है 30.1% और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16 होता है, ठीक है। और जब हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो 1.5, मतलब समथिंग ये भी 1.5 के समथिंग ही आएगा। और जब हम इसका अनुपात करेंगे तो ये आ जाएगा 2.23 इंटू 2:3 आ जाएगा। तो जब मोलानुपाती सूत्र बनाएंगे तो Fe2O3 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब एक मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। एक मोल कार्बन को, तो कार्बन के 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल और क्या प्राप्त होता है, CO2 का 1 मोल प्राप्त होता है। तो कार्बन का 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन में हमको 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब जलाते तो 24 ग्राम हमको CO2 प्राप्त होता है। तो प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी 44 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जब जलाया जाए, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो 1 मोल कार्बन को सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हमको क्रिया करानी है। तो पहले तो हम पूरा करेंगे कि 1 मोल कार्बन और 2 मोल हाइड्रोजन, तो कितना प्राप्त होता है, 1 मोल CO2 प्राप्त होता है। तो कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम हो गई, 44 ग्राम हमको CO2 प्राप्त होती है। तो हम सिर्फ 16 ग्राम करते हैं। 16 ग्राम O2 उत्पन्न करने के लिए 44/32 इंटू 16 ग्राम कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 22 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन कि सोडियम एसीटेट CH3COONA का 500 मिलीलीटर 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 82.0245 ग्राम पर मोल लीटर है। तो सोडियम एसीटेट CH3COONA का 1000 मिलीलीटर का विलयन कितना दिया हुआ है,
82.0245 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे CH3COONe का 500 मिलीलीटर में 0.37 मिलीलीटर का हमको विलयन निकालना है। तो क्या हो जाएगा 82040245, इसका दशमलव हटा देंगे तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, इंटू 500 इंटू 0.0375 ग्राम। जब हमका पूरा का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 50.379 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व 1.41 ग्राम पर लीटर है। तो चलिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए अब हमको। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है, HNO3। HNO3 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है, 69 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। 69 पॉइंट HNO3 बराबर 100 ग्राम विलियन में, मतलब 100 ग्राम विलियन में 69.69% HNO3 दिया हुआ है। तो हमको कितने विलियन में ज्ञात करना है, सिर्फ हमको 1.41 ग्राम विलियन में इसका HNO3 ज्ञात करना है। तो 100 ग्राम, पहले 100 ग्राम विलियन का आयतन निकालेंगे तो द्रव्यमान बटे घनत्व, तो विलियन का आयतन 100 अपॉन में 1 तो ml निकालेंगे तो 70.92 ml आएगा। और HNO3 मिलीलीटर का आणविक द्रव्यमान कितना, HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 63 ग्राम मोल पर लीटर। तो एक मोलों की संख्या हमको एक ही ज्ञात करना है। तो 70.92 मिलीलीटर आयतन का विलियन 1 मोल HNO3 होता है। और जब हम 1000 मिलीलीटर का आयतन निकालेंगे, 1000 मतलब प्रति लीटर में सांद्रता हमको ज्ञात करना है। तो लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो हमको 1000 मिलीलीटर का आयतन यहाँ पे निकालना होगा। तो 1000 का निकालेंगे तो तब आ जाएगा 40.1 मोल पर लीटर, इसकी सांद्रता आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 क्वेश्चन कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो 100 ग्राम कॉपर, पहले हमको कॉपर का आणविक द्रव्यमान CuSO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए, फिर उसमें कॉपर का निकालेंगे। तो CuSO4 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 159.5 ग्राम हो जाएगा। 1.595 ग्राम में कॉपर का 159.5 ग्राम CuSO4 में 63.5 ग्राम CO दिया हुआ, ये निकला है। ठीक है, तो जब हम 100 ग्राम CuSO4 में निकालेंगे तो 100 ग्राम CuSO4 में निकालने के लिए 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100 ग्राम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व करके 39.8 ग्राम हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आता हमारा अगला क्वेश्चन, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन का द्रव्यमान प्रतिशत 69.9% तथा 30.1% है। यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए हम इसको अब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9 नंबर का दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। क्लोरीन का हमको परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो 35 Cl
और 37 Cl, ये हम वो कैलकुलेशन। अब हमें ये एक चीज़ हम ये बता दें कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ जिससे कैलकुलेशन बनती है, जिससे कैलकुलेशन फास्ट बनती है, वो क्वेश्चन को जल्दी कर जाएगा, और जिससे नहीं बनती तो वो ज़रूर ही फंस जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है कि द्रव्यमान बहुलता और इनटू में मोलर द्रव्यमान करना है बस, और उसका दोनों का द्रव्यमान बहुलता को प्लस करके इसका कैलकुलेशन कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 35.45। जो क्लोरीन का औसत द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए ये दिया हुआ है 75.77, और 30 इंटू 34.9689, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन का औसत द्रव्यमान कितना जाएगा 35.45, इसीलिए क्लोरीन का देखते हैं एटॉमिक मास 35.5 के समथिंग रहता है, तो ये भी 5 के समथिंग ही आंसर है। अब आता हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एथेन C2H6 के तीनों मोलों में है निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। तीनों मोलों का हमको निकालना है। तो कार्बन, पहला क्वेश्चन के लिए कार्बन के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे कार्बन के 2 मोल दिए हुए हैं, कार्बन के 2 मोल हैं C2H6 में, हमको 3 एथेन में निकालना है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आंसर आ जाएगा 6। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या निकालना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं, 6 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, और तीनों मोलों में निकालना, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, तो इसका टू आ जाएगा 18। ठीक है, 18 मतलब 18 ग्राम आ जाएगा। अब तीसरा क्या दिया, एथेन के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। एथेन के अणुओं की संख्या आ जाएगा कार्बन C12, तो C12 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 6 दिया हुआ है, तो 12 24 और 6, नहीं सॉरी, हमको यहाँ पे अणुओं की संख्या ज्ञात करना है ना। तो अणुओं की संख्या क्या है, 1 मोल C2H6 में एथेन के 6.023 इंटू 10⁻23 एथेन के अणु दिए हुए हैं, तो हमको 3 मोल एथेन में ज्ञात करने, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.8069 इंटू 10⁻24 अणु आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 20 ग्राम चीनी, तो C12H22 और O11 को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए, तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो चीनी C12H22 और O11 को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाता है, तो चीनी की इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। पहले तो हम चीनी का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, जो आएगा 342 ग्राम पर मोल आएगा, और हमको क्या ज्ञात करना है, 20 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 20/342 आ जाएगा। और प्रति लीटर की सांद्रता, तो कितने लीटर की सांद्रता ज्ञात करनी है, 2 लीटर की, तो इंटू में 2 आ जाएगा, जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.029 मोल पर लीटर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि मेथेनॉल का घनत्व 0.793 kg पर लीटर है, तो इसके 0.25 मोलर में 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। यदि मेथेनॉल का घनत्व 0.793 kg पर लीटर है, तो इसके 0.25 m की
2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी? तो मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3OH का आणविक सूत्र CH3OH, ये मेथेनॉल का फॉर्मूला है और इसका आणविक सूत्र क्या जाएगा? 32 आ जाएगा। अब हमको 22.5 लीटर विलयन में 0.25 m में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 0.25 इंटू 25, ये आ जाएगा 0.625 मोल। मेथेनॉल का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मेथेनॉल का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 32 इंटू 0.65 ग्राम इक्वल टू 20 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मेथेनॉल का घनत्व ज्ञात करना, घनत्व कितना दिया हुआ है? 0.73 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आयतन 20 अपॉन में 793 लीटर, ठीक है, केजी में था तो इसको सिर्फ लीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ से दशमलव हट गया, तो ये आ जाएगा 0.025 लीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा 30 नंबर का। 30 नंबर, दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का SI पास्कल नीचे दिया गया है, कितना? 1 पास्कल बराबर 1 नैनोमीटर -2 है। यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 सेंटीमीटर वर्ग -2 वर्ग है तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो त्वरण क्या यहाँ पे दिए हमारा दिया होता है गुरुत्वाकर्षण नियम में, स्मॉल g बराबर कितना होता है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हो। और हवा का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? हवा का द्रव्यमान दिया हुआ है 1034 ग्राम इनवर्स टू इनवर्स दिया हुआ है, और 1034 kg सेंटीमीटर में इसको निकाल लेंगे, तो 1034 अपॉन में 10 की पावर -4 kg अपॉन में 10 की पावर -4 kg पर 2 मीटर इनवर्स है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल हमारा कितना आया हवा का? 1034 इंटू 9.8 अपॉन में है 10 पावर -4 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मान वैल्यू कितनी आ जाती है? 10.13 इंटू 10 पास्कल। तो हमको और वैल्यू छोटी करनी है, तो ये जो 10 है इसका हो जाएगा 1.01, और ये 10 की एक वैल्यू जाएगी इसमें जुड़ जाएगी, तो ये 10⁵ पास्कल हो जाएगा। तो अभी इस्तेमाल ये आ जाएगा हमारा 1.015 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है और इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है, और किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो द्रव्यमान का SI मात्रक हमारा kg हो गया। अब 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्न पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ मिलाइए। तो हमारा पूर्व लग्न जैसे माइक्रो है, डेका है, मेगा है, गीगा, फेम्टो, ये सब वैल्यू हमारे 11th की बुक में दिया हुआ है, ये सब हमको याद होने चाहिए। तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है, 1 डेका बराबर 10 होता है, मेगा बराबर 10⁻6 होता है, गीगा बराबर 10⁻9 होता है, और फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मैंने सार्थक अंक
को आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ समझाया है कि सार्थक अंक वे अर्थपूर्णांक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। अनिश्चितता को व्यक्त करने से पहले जो निश्चित अंक लिखे जाते हैं वे सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 804590 में कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंक हमारे 5 हो जाएंगे। और नीचे जो दिया हुआ है 96708300 में कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पे हमारे 7 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। अब मिलते हैं कल, और कल इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अगर हमारे आज के क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हुए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो जल्दी ही आप तक पहुँचे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।